हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, कल करंट अफेयर के एमसीक्यू वीडियो अपलोड किया गया था और आप लोग जो अपना फीडबैक दीजिए उसे देख करके अगर आप चाहते हैं कि वो सीरीज कंटिन्यू किया जाए और अब तक जो भी करंट अफेयर अब तक के जो करंट अफेयर आए हैं अगस्त तक के उनको जो है कंप्लीट कराया जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, पत्रण रेखांकन और बैंडिंग निम्नलिखित में से किस चट्टान से जुड़ा है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है सभी कायांतरित चट्टान के उदाहरण है। ठीक है, चाहे पत्रण हो, रेखांकन हो या फिर बैंडिंग हो, ऑप्शन सी हो जाएगा। आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? आग्नेय चट्टानें पृथ्वी पर प्राथमिक चट्टानें हैं। बाह्य आग्नेय चट्टानों में बड़े कण होते हैं और आंतरिक आग्नेय चट्टानों में महीन दानेदार संरचना होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। बाह्य आग्नेय चट्टान की अगर हम बात करें तो बाह्य आग्नेय चट्टान जो है इसमें महीन छोटे रवेदार कण होते हैं, जबकि आंतरिक चट्टान जो होता है उसमें बड़े चट्टान होते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान जिनका निर्माण लावा मैग्मा से होता है और यह प्राथमिक चट्टान कहलाते हैं। जो आग्नेय चट्टान है प्राथमिक चट्टान होते हैं। इनके बाद जो अन्य संरचनाएं अन्य चट्टानों का निर्माण होता है उसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आग्नेय चट्टानों से ही उनका निर्माण होता है। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सूर्य के आरंभिक वायुमंडल में कौन सी गैसों की अधिकता थी? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन और हीलियम की या फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सूर्य के प्रारंभिक समय में, जिस समय सूर्य का मतलब निर्माण हुआ था, उस समय में यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता थी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक उल्का पिंड होता है एक पुच्छल तारा जिसकी चमकीली गैसी पूंछ होती है। पदार्थ का एक टुकड़ा जो पूरा नहीं जलता और पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है। एक ऐसा पदार्थ जो बुध और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पदार्थ का एक टुकड़ा जो पूरा नहीं जलता है और पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उल्का पिंड जो है एक ऐसा पदार्थ है जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और यह आकार इसका बड़ा होने के कारण यह पूर्ण रूप से न जल करके पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की आंतरिक परतें विभिन्न घनत्वों के पदार्थ के अस्थायीकरण से बनी हैं। वायुमंडल के विकास के समय पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा और नाइट्रोजन की मात्रा कम थी। महासागरों के स्वतः ही संतृप्त होने के कारण ऑक्सीजन का स्तर बढ़ गया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही है। पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं विभिन्न घनत्वों के पदार्थों के अस्थायीकरण से बनी है, आपका सही है। वायुमंडल के विकास के समय पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा और नाइट्रोजन की मात्रा कम थी, आपका गलत है। वायुमंडल के विकास के समय में पृथ्वी पे जो है ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर, या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन थी ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे मुख्य रूप से नाइट्रोजन हो गया, जलवाष्प और इन सब जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इन सब गैसों का घनत्व जो है अधिक था। ठीक, और तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। महासागरों के स्वतः ही संतृप्त होने के कारण ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि हुई थी, आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भूकंप तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक तरंगे जैसी होती हैं, प्राथमिक तरंगे जो है ध्वनि तरंग जैसी होती हैं और केवल ठोस पदार्थ के माध्यम में यह गमन कर सकती हैं। कह सकती हैं कि ठोस पदार्थ में केवल प्रवेश करती हैं। प्राथमिक तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा या संचरण की दिशा के ऊर्ध्वाधर होता है। अभिकेंद्र से 105 या 145 डिग्री के बीच क्षेत्र पर प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों तरंगों का छाया क्षेत्र होता है। मतलब 105 डिग्री के बाद 145 डिग्री तक ये दोनों का छाया क्षेत्र होता है, अर्थात यहाँ पे ये तरंगे प्रवेश नहीं करती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है। प्राथमिक तरंगे जो है ध्वनि तरंग होती हैं और यह केवल ठोस नहीं, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में यह प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन सबसे अधिक इसकी जो प्राथमिक तरंग की गति होती है वह ठोस में होती है, ठोस में। ठीक है, ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा।
दूसरे क्या कह रहा है कि प्राथमिक तरंगों से कंपन की दिशा तरंग की दिशा या संचरण की दिशा के ऊर्ध्वाधर होता है, यह भी आपका गलत है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, प्राथमिक तरंग से कंपन की जो दिशा होती है वह तरंग की दिशा के संचरण के समानांतर होती है, न कि ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा आपका सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिमाण पैमाने को मार्केली स्केल के रूप में जाना जाता है और इसकी जो संख्या है 1 से लेकर के 12 तक व्यक्त होती है। तीव्रता पैमाने को रिएक्टर स्केल के रूप में जाना जाता है और इसमें 1 से लेकर के 10 तक सीमा का निर्धारण किया जाता है, या कह सकते हैं 1 से लेकर के 10 अंक तक का उसमें व्यक्त किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है सही है, दोनों विकल्प सही है। ठीक, मार्केली स्केल जो है इसमें 1 से लेकर के 12 तक अंक होते हैं, जबकि जो रिएक्टर स्केल है इसमें 1 से लेकर के 10 तक अंक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में सही है? महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में अधिक होती है और इसका जो निर्माण है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व वाली भारी चट्टानों से हुआ है। भूपर्पटी तथा मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर के दुर्बलता मंडल का निर्माण करता है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। भूपर्पटी तथा मेंटल का निचला भाग मिलकर के स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड जो है ठोस अवस्था में है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक कोर की अगर हम बात करें तो आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। ठीक, आंतरिक कोर जो है यह ठोस अवस्था में है। इसके बाद जो अपर कोर है यह तरल अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। तो सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, अन्य विकल्प गलत है। ठीक है, पहले में क्या कह रहा है, पहले की अगर हम बात करें जिसमें कह रहा है कि महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में अधिक होती है, गलत है। महासागरों में भूपर्पटी की जो मोटाई है महाद्वीपों की तुलना में कम होता है। महासागरों में इसकी मोटाई 5 किलोमीटर होती है। ठीक है, जबकि महासागरों में इसकी मोटाई होती है 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों में इसकी मोटाई 30 किलोमीटर तक होती है। ठीक, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और भूपर्पटी तथा मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर के दुर्बलता मंडल का निर्माण करता है, ये भी आपका गलत है। देखिए, मेंटल के ऊपरी भाग और दुर्बलता मंडल इसे जिसे कहा जाता है, इसका जो विस्तार है कुल 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, जिसमें 200 किलोमीटर के बाद दुर्बलता मंडल का विस्तार है, बाकी ऊपरी मेंटल और जो भूपर्पटी है मिल करके स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निकिल और लोहा क्रोड, सिलिका निकिल भूपर्पटी, महासागरी भूपर्पटी बेसाल्ट और अति भंगूर भाग भूपर्पटी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। भूपर्पटी का निर्माण सिलिका और निकिल से होता है, अर्थात कह सकते हैं कि सबसे अधिक जो पदार्थ, सबसे अधिक जो खनिजा पाए जाते हैं सिलिका और निकिल जो है यह भूपर्पटी में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज्वालामुखी के संदर्भ में सही है? अम्लीय लावा शंकु में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, जिससे वहाँ अधिक चिपचिपा व लसदार हो जाता है। अम्लीय लावा शंकु के उदाहरण हवाई द्वीप और मौना लोवा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, अम्लीय लावा शंकु में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण यह गाढ़ा होता है और इसके कारण तीव्र विस्फोट उद्गार के समय भूपटल के बाहर प्रकट होता है। ऐसी ज्वालामुखी शंकु अधिक ऊंचाई और कम क्षेत्रफल पर इनका विस्तार पाया जाता है। और जो अम्लीय लावा के जो ज्वालामुखी अम्लीय लावा शंकु के जो उदाहरण हैं इसके अंतर्गत आ जाएंगे पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, वल्केनियन, स्ट्रोम्बोलियन, यह सभी जो है अम्लीय लावा शंकु के उदाहरण हैं। ठीक है, जब मौना लोवा इसका उदाहरण नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब लावा का प्रवाह दरारों से धरातल के समांतर होता है और इसकी अवस्था में ठंडा होने से बनी दीवार की भांति संरचना डाइक कहलाती है। जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होकर जम जाता है तो पतालीय शैल का निर्माण होता है। भारत का दक्कन ट्रैप, इसका अधिकांश भाग जो है बृहद बेसाल्ट लावा से निर्मित है। जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है तब उसे ज्वालामुखी शैल कहते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी सही है, विकल्प आपके गलत है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के समकोण पर होता है और इसी अवस्था में ठंडा होकर यह जम जाता है तब इसे डाइक कहते हैं। और जब लावा धरातल पर पहुंच करके ठंडा होकर जमता है तब इसे ज्वालामुखी शैल कहते हैं। और जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर के जम जाता है तब उसे पतालीय शैल कहते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा, तीसरा आपका सही है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया था, इसमें किस बल पर निर्भर करता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण बल पर, गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का ज्वारीय बल, पृथ्वी का निर्माण या फिर सूर्य का ज्वारीय बल। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 4, 5, 3, 4, 5।
जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है जिसका जो वेगनर द्वारा दिया गया था, यह चंद्रमा के ज्वारीय सिद्धांत, पृथ्वी के निर्माण और सूर्य के ज्वारीय बल पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सी परत पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है, आंतरिक कोर, मेंटल, बाह्य कोर या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बाह्य कोर। बाह्य कोर जो कि एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। और इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे इसके लिए आदर्श दशा पाई जाती है। बाह्य कोर लोहा यहाँ पे और अन्य जो मेटल है वह तरल अवस्था में पाए जाते हैं और इसमें जो है एक संवहनीय धारा का निर्माण होता है। ठीक है, जिस कारण चुंबकीय क्षेत्र विकसित होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। महासागर और महाद्वीपों के वितरण के बारे में कौन सा विकल्प सही है? वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण ध्रुवीय फ्लेइंग बल और ज्वारीय बल थे। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का उभार ज्वारीय बल के कारण होता है, जो चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के कारण होता है। होम्स ने संवहन धारा सिद्धांत मूल भाग में संवहन धाराओं के उत्पन्न होने की संभावना पर चर्चा की थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, बाकी अन्य दोनों विकल्प जो है वो गलत है। देखिए, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का जो उभार है वह अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, ठीक है, न कि ज्वारीय बल। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। और उसके बाद जो होम्स हैं, टी.आर. होम्स, इन्होंने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की चर्चा की थी। संवहन धारा सिद्धांत उन प्रवाह बलों की व्याख्या करता है जिसके आधार पर प्राचीन काल में वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का क्या किया था, उल्लेख किया था। तो दूसरा भी आपका, तीसरा भी गलत हो जाएगा, पहला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय प्लेट के संचलन से संबंधित नहीं है? भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा महासागरीय कटक से निर्धारित होती है। इसकी पूर्वी सीमा कीर्थर श्रेणी का अनुसरण करती है। भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट की तरह प्रवाह के दौरान लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ पाया जाने वाला प्रविष्टन क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी पूर्वी सीमा कीर्थर श्रेणी नहीं, पूर्वी नहीं, पश्चिमी सीमा है, जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें कीर्थर है, सुलेमान है। ठीक है, तो भी आपका गलत हो जाएगा। यह कहाँ पे है? पश्चिमी हिमालय के पास है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निरुपद मृदा घटकों का नीचे की ओर परिवहन होता है। संपोहन खनिजों का नीचे की ओर परिवहन होता है। नमक के जमाव के कारण मिट्टी की परत को हार्ड पैन या मृदा पैन कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। मृदा बनाने की प्रक्रिया जो है उसे निरूपण, संपोहन, लीचिंग कहा जाता है। संपोहन की अगर हम बात करें, संपोहन मिट्टी के क्षितिज तल पर ह्यूमस और पदार्थों के जमाव को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रवाहित जल के बारे में सही है? स्थलगत प्रवाह परत अपरदन का कारण है, जो क्रमशः क्षुद्र सरिताओं और अवनालिकाओं का निर्माण करता है। पार्श्व अपरदन से कई मोनोडिनाक वाले पेनीप्लेन का निर्माण होता है। घाटियों में पार्श्व अपरदन के कारण युवा अवस्था में वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसमें क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पहला सही है, अन्य दोनों विकल्प गलत है। देखिए, तेज ढाल से पहले अपरदन से क्षुद्र सरिता का निर्माण होता है और ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी और विस्तृत अवनालिका का विकास करती हैं और अवनालिका अपरदन जो है यह अधिक गहरी, अधिक चौड़ी होती है। ठीक है, अधिक गहरी, अधिक चौड़ी होती है और इसकी जो लंबाई है वह बहुत अधिक व्यापक होती है। धारा अपरदन से प्लेनिपिन बनता है और पार्श्व अपरदन जो होता है वह मुख्य रूप से प्रौढ़ावस्था में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। वायुमंडल की संरचना के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ऑक्सीजन केवल क्षोभ मंडल में पाया जाता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला गैस है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में धूल कणों का उच्च सांद्रण पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में धूल के कणों का उच्च सांद्रता पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल तीसरा सही है, अन्य दोनों विकल्प गलत है। देखिए, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, इसका जो विस्तार है मुख्यतः 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और इसमें अगर हम बात करें जो वायुमंडल है, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद जो है सबसे अधिक जो मात्रा पाई जाती है वह कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि ऑर्गन की है, ऑर्गन की। ठीक, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा सही है। पार्थिव विकिरण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? सूर्य द्वारा गर्म होने पर पृथ्वी लघु तरंग के रूप में वातावरण में ऊर्जा को विकिरित करती है। सूर्यातप के रूप में प्राप्त ताप की मात्रा पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण द्वारा निर्मुक्त मात्रा की तुलना में अधिक होती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है।
सूर्य द्वारा गर्म होने पर पृथ्वी लघु तरंग नहीं बल्कि दीर्घ तरंग के रूप में ऊर्जा को निर्मुक्त करती है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। और सूर्यताप के रूप में प्राप्त ताप की मात्रा पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण द्वारा निर्मुक्त मात्रा की तुलना में अधिक नहीं, उसके बराबर होती है। ठीक है, उसके इक्वल होती है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत हैं। उपसौर की स्थिति किसे कहते हैं? उपसौर किसे कहा जाता है? देखिए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, और अपसौर कहा जाएगा किसे? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है तब इस कंडीशन को अपसौर कहा जाता है। ठीक, इस कंडीशन को अपसौर कहा जाता है जब दूरी अधिकतम होती है। ठीक है, जब दूरी अधिकतम होती है। और उपभू और अपभू किसे कहा जाता है? उपभू की अगर हम बात करें, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तब उसे कहा जाता है उपभू, और जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है तब उसे कहा जाता है अपभू। ठीक, तो उपभू, अपभू, उपसौर और अपसौर क्या है याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में यह घास के मैदान अधिकांशतः महाद्वीपों के आंतरिक भागों में अवस्थित हैं। अतः इन क्षेत्रों में महाद्वीपीय के प्रभाव के कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक पाया जाता है, जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाता है, और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी होती है। यह किस जलवायु की विशेषता बता रहा है? यह जो विशेषता है शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांश महाद्वीपीयता, स्थानीय पवनी, महासागरीय जलधाराएं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये सभी कारक जो हैं, सभी कारक यह आपके जलवायु को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। टॉर्नेडो के निर्माण के लिए उत्तरदायी दशाएं कौन सी है? वायुमंडल में अत्यधिक अस्थिरता होनी चाहिए, धरातलीय सतह के पास वायु का प्रबल अभिसरण होना चाहिए, ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन होना चाहिए। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, टॉर्नेडो के निर्माण के लिए सभी जो है इसके लिए आदर्श दशाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में क्या अंतर है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति सागरों पर होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जल और स्थल दोनों पर उत्पन्न होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में पवन का वेग अपेक्षाकृत कम होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत हैं। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति सागरों पर होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जल और स्थल दोनों पर। यह गलत है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जो उत्पत्ति होती है वह सागर और स्थल दोनों भागों पर उत्पन्न होती है। ठीक है, दोनों भागों पर उत्पन्न हो सकता है। कौन? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है यह केवल महासागरीय या सागरीय भागों पर ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरे में क्या कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होती है। गलत है। सबसे अधिक जो विनाशकारी चक्रवात होते हैं वह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अपेक्षाकृत शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात इसकी तुलना में कम विनाशकारी होते हैं। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। पछाभ मेघ के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इनका निर्माण जो है 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। यह गोलाकार रूप पंक्तियों वाले लहर में पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, पछाभ मेघ जब आकाश में पृथक पृथक मतलब अलग अलग और नियमित क्रम में फैले होते हैं और इनसे मौसम स्वच्छ होने या साफ होने का सूचक होता है। जब यह पछाभ मेघ आकाश में दूर दूर तक फैले होते हैं तब इससे मौसम साफ होने की सूचना मिलती है। लेकिन जब यह क्रम में होते हैं, ठीक है, जब यह क्रम में होते हैं तब इससे क्या होता है? इससे चक्रवातों के आगमन के तब फिर ये सूचक होते हैं। ठीक है, पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं वायुमंडलीय तापन और शीतलन के लिए उत्तरदायी होती? प्रकीर्णन, अपवर्तन, अभिवहन, एल्बिडो। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन। ये सभी जो है वायुमंडलीय तापन और शीतलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रकीर्णन, अपवर्तन, अभिवहन, एल्बिडो। ठीक है, उसके बाद आपका चाहे वह संवहन हो, चालन हो, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला ग्रेट रेड स्पॉट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बृहस्पति ग्रह, मंगल, शनि या फिर चंद्रमा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। ग्रेट रेड स्पॉट जो है यह बृहस्पति के वायुमंडल में एक विशाल चक्राकार अस्थायी तूफान है जो पृथ्वी पर हरिकेन के समान होता है। ठीक है, पृथ्वी पर आने वाले हरिकेन के समान होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा और ये हो जाएगा। बिग बैंग परिकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस परिकल्पना के तहत ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। इस परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिन पदार्थों से हुई है उनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं आयतन तथा घनत्व अनंत था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। गोल्डीलॉक्स जोन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह प्रत्येक ग्रह के अंदर एक निवास करने योग्य क्षेत्र होता है।
यहाँ ना तो अत्यधिक गर्मी होती है और ना ही अत्यधिक ठंडी होती है। कौन सा विकल्प सही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। गोल्डी लॉक्स जोन की अगर हम बात करें तो ये तारों के आसपास का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ निवास करने योग्य जो है आदर्श दशाएं पाई जाती हैं, और यहाँ परिक्रमा करने वाले ग्रहों में पृथ्वी के समान जल के तरल अवस्था में पाए जाने की संभावना उच्च होती है। ठीक है, तो यह ग्रह के अंदर नहीं बल्कि जो तारे होते हैं उनके बाहरी आवरण पे ऐसी दशाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे अभी क्या है कि जो आप मंगल है, मंगल ग्रह के बाहर जो है बताया गया है कि गोल्डी लॉक्स जोन स्थित है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। एक सेकेंड, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो सर्वदा या सर्वत्र दिन रात बराबर होता। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी न होती तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े रहते और छोटे रहती, जबकि रातें जो है छोटी रहती, और दूसरे गोलार्ध में रातें बड़े और दिन छोटे होते। कौन सा विकल्प सही होगा इसका? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमने को पृथ्वी का घूर्णन कहा जाता है, जो पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है, और इसके कारण दिन रात होता है। दिन रात जो होता है पृथ्वी की अपनी घूर्णन करने के कारण दिन रात होता है, न कि सूर्य की परिक्रमा करने के कारण। ठीक, तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक, और दूसरे में क्या कह रहा है कि यदि अपनी धुरी पर झुकी न होती तो एक गोलार्ध में दिन सदा बड़े रातें छोटी होती और दूसरे में जो है रातें बड़ी और दिन छोटी होती। इसकी अगर हम बात करें, देखिए, एक समय पदवी यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी न रहती, अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी न होती तो दिन रात बराबर होते, दिन रात जो है बराबर होते हैं। और इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तब जो है एक गोलार्ध में दिन सदा बड़े होते हैं और रातें छोटी, और दूसरी गोलार्ध में रातें बड़ी होती और दिन छोटी। तो याद रखिएगा, अगर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करे तो इससे क्या होगा, इससे दिन बड़ी और रातें छोटी होंगी एक गोलार्ध में, और दूसरे गोलार्ध में रात बड़ी होगी, दिन छोटी होगी। ठीक, और पृथ्वी अगर अपने धुरी पर झुकी न होती तो इससे क्या होता है, इससे दिन रात हमेशा बराबर होता है। पृथ्वी में धुरी पर झुकी है जिस कारण दिन और रात में अंतर पाया जाता है। तो ये वाला विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और इसके साथ साथ किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आपदाओं को प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? हिमस्खलन, चक्रवात, कीट संक्रमण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी को जो है प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। ठीक है, और इसे भी अगर हम बात करें, जैसे कई भागों में बांटा, जैसे वायुमंडलीय आपदा जिसमें चक्रवात, बवंडर, ओलावृष्टि, हिम झंझावट, सूखा। भौमिकीय आपदा जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमस्खलन, अवतलन, मृदा का अपरदन, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। जैविक अपरदन जैसे कीट संक्रमण हो गया, ठीक है, जैसे कीट संक्रमण हो गया है जैविक अपरदन के अंतर्गत आ जाएगा। तो तीनों जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं। जापान में मत्स्य व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? जापान द्वीपों का देश है जहाँ की कटी फटी तटरेखा पर बंदरगाह अवस्थित है। जापान में बड़ी संख्या में नदियों में मछली पकड़ा जाता है। जापान में केवल 16% कृषि योग्य भूमि है और भोजन की कमी रहती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा जो है वह गलत है। ठीक है, जापान जो है देशों का क्या कहते हैं, द्वीपों का देश है, और यहाँ की जो द्वीप है कटी फटी दंतुरित रूप में पाई जाती हैं, और यहाँ पे कृषियों की भूमिका केवल 16% है, जिस कारण भोजन की कमी रहती है। और यही वजह है कि यहाँ पर मत्स्य पालन पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है, और मत्स्य पालन जो होता है महासागरीय धाराओं की मछलियों को मुख्य रूप से पालन किया जाता है। ठीक है, न कि तालाबों में। तो दूसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की धारा है? प्रशांत महासागर की धारा कौन सी है? अखोटस्क, क्यूराइल, फ्लोरिडा या फिर नॉर्वे? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अखोटस्क और क्यूराइल, ये दोनों प्रशांत महासागर की धारा है। प्रशांत महासागर की धाराओं की अगर हम बात करें तो उत्तरी भूमध्यरेखीय धारा, दक्षिणी भूमध्यरेखीय धारा, विपरीत भूमध्यरेखीय धारा। जैसे एक भूमध्यरेखीय अगर धारा की बात करें, मान लीजिए भूमध्यरेखा हो गया। प्रशांत महासागर में कुछ धाराएं जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, ठीक, और एक विपरीत विस्वती धारा जो भूमध्य रेखा के बिल्कुल सड़ के चलती है। ठीक है, ये हो गया क्यूराइल, क्यूरोसिवो जो गर्म जल धारा है, क्यूराइल जो ठंडी जल धारा है, अगुलहास, सोमाली, कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट, ये सभी जो है प्रशांत महासागर की जल धाराएं। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मृदा वर्षा वाली फसलों को भी शुष्क ऋतु के दौरान पोषित करने में सहायक होती है। काली मृदा में स्वतः जुताई की विशेषता पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है और ध्रुवों पर कोरियोलिस बल न्यूनतम या शून्य होता है। कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प सही नहीं है यह बताना है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही नहीं है यह बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों। देखिए, कोरियोलिस बल जो है यह उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा को अपनी मूल दिशा से दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा के
बाईं ओर ध्रुवों की ओर अधिकतम क्या करता है, विक्षेपित करता है। ठीक है, और कोरियोलिस बल की बात करें, ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर जो है यह अनुपस्थित होता है। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। महाद्वीपीय शेल्फ के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? महाद्वीपीय शेल्फ मूल्यवान संसाधनों से समृद्ध होता है। महाद्वीपीय शेल्फ पर समुद्री जीव नहीं पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत है। महाद्वीपीय शेल्फ जो है मछली पालन के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं, या कह सकते हैं मुख्य जगह होती है। यहाँ पर मछली पालन जो है मुख्य रूप से किया जाता है, मत्स्य पालन। ठीक है, तो पहला सही है दूसरा गलत है। मृदा निर्माण प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? स्थलाकृति, महासागरीय धारा, जलवायु, सूर्य का प्रकाश, समय। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5। सूर्य के प्रकाश की इसमें भूमिका नहीं होती, बाकी स्थलाकृति, महासागरीय धाराएं, जलवायु और समय यह जो है मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नदी की धारा अपनी वृद्धावस्था में निम्नलिखित में से कौन सी आकृति का निर्माण करती है? नदी की धाराएं जो है वृद्धावस्था में किस धारा का निर्माण, कौन सी आकृति का निर्माण करती है बताना है। वी आकार की घाटी, विसर्प, या फिर प्राकृतिक बांध। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3। विसर्प और प्राकृतिक बंध। वृद्धावस्था में नदियाँ जो है विसर्प का निर्माण करती हैं, उसके बाद प्राकृतिक बंध का बनाती हैं। प्राकृतिक बंध क्या है? नदियाँ की धारा जो प्रवाहित होती हैं, इनकी धारा इतनी मंद होती है और ये अपने साथ जो जलोढ़ लेकर के आते हैं वह बहुत दूर तक इसका परिवहन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण दोनों तटों पर जो है मिट्टी को विक्षेपित करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। डिपॉजिट करने से एक प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है, जिसे प्राकृतिक बांध कहते हैं। ठीक है, और बाकी नदियाँ विसर्प के माध्यम से चलती हैं वृद्धावस्था में। वी आकार की घाटी का जो निर्माण होता है युवावस्था में होता है, जहाँ नदियाँ जो है तीव्र वेग से गहरी कटानों, तीव्र ढलान के सहारे नदियाँ उतरती हैं, अपने अलग क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं, वहाँ वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में कमी आती है। कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पहला गलत है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि नहीं बल्कि कमी होती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी जो हवाएं हैं इनका घनत्व जो है कम होता जाएगा, घनत्व कम होता जाएगा तो इसके जो अणु हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इनका जो अणु है इनके बीच के वो दूर दूर हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि तापमान जो है कम हो जाएगा। और जैसे हवा जब ऊपर से नीचे बैठती है तब नीचे बैठते के क्रम में क्या होता है कि इसके तापमान में वृद्धि होती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी घनत्व जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इसके जो अणु हैं धीरे धीरे क्या है कि बहुत पास में आ जाते हैं। और पास में आने के बाद वो दूसरे से जब टकराते हैं तो टकराने के बाद क्या होता है कि ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे जो है यह थोड़ी बहुत गर्म हो जाती है। ठीक, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। दूसरे में क्या करें कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में कमी आती है, बिल्कुल आपका सही है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वायुदाब में कमी आएगी। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीत ऋतु में मेघ विहीन आकाश वाली लंबी रात और शांत वायु उत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति होती है। पहाड़ों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अपवाह के कारण व्युत्क्रमण घटित होता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है, दोनों विकल्प। किसी भी स्थान, वायु या तापमान निम्नलिखित में से कौन से कारक से प्रभावित होता है? स्थान का अक्षांश, स्थान की ऊंचाई, गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? एल्बिडो, पृथ्वी से सौर विकिरण की प्रतिबिंबित मात्रा का प्रतिशत, तापमान में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट, पार्थिव विकिरण, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित लंबी तरंग। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, एक सेकंड, इसका तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक है, तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। एल्बिडो, तापमान में वृद्धि और पार्थिव विकिरण। ऊंचाई में वृद्धि के साथ जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होती है तापमान में कमी आती है। ठीक, और पार्थिव विकिरण ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित लंबी तरंग विकिरण है, ये भी आपका सही है। एल्बिडो, पृथ्वी से सौर विकिरण की प्रतिबिंबित मात्रा का प्रतिशत है, ये भी आपका सही है। तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आइसोबार, समान दबाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, आइसो हाइट, महासागर में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, आइसोथर्म और आइसोटेक। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो आइसो हाइट की अगर हम बात करें तो वर्षा की समान मात्रा को मिलाने वाली रेखा को आइसो हाइट कहा जाता है। ठीक है, जबकि समान लवणता को मिलाने वाली जो रेखा है उसे क्या कहा जाता है? उसे आइसो हेलाइन कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। ग्रीष्म ऋतु में ITCZ का ऊपर की ओर स्थानांतरण दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ का कारण बनता है। उत्तर पूर्वी मानसून का प्रारंभ होना ITCZ के स्थानांतरण से स्वतंत्र होता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है, अन्य पहला और तीसरा गलत है।
ठीक है, पहला और तीसरा गलत है। यह जो है ITCZ जो है यह भूमध्य रेखा के ऊपर उच्च दाब नहीं बल्कि निम्न दाब लो प्रेशर का केंद्र होता है। ठीक है, और जो उत्तरी पूर्वी मानसून की उत्पत्ति है इसमें भी ITCZ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन से बल पवन की गति और दिशा को प्रभावित करते हैं? दबाव, प्रवणता बल, घर्षण, कोरियोलिस। तीनों विकल्प जो है सही है, तीनों जो है पवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। एल नीनो के बारे में कौन सा विकल्प सही है? एल नीनो यह ठंडी विषुवती जलधारा का विस्तार है जिसे परिमाण स्वरूप विषुवत रेखी वायुमंडल परिसंचरण का विरूपण होता है। इसके परिणामस्वरूप सागरी जल की वाष्पीकरण में अनियमितता उत्पन्न होती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही, पहला गलत। ठंडी नहीं बल्कि गर्म जलधारा का केंद्र होता है। ठीक है, गर्म जलधारा होती है और इसके परिणामस्वरूप सागरी जल के वाष्पीकरण में अनियमितता उत्पन्न होती है, ये भी आपका सही है। इसके परिणामस्वरूप विषुवती वायुमंडलीय परिसंचरण का विरूपण होता है, ये भी सही है। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। यह गहरे भूरे रंग का कम ऊंचाई वाला मेघ होता है। यह हिम या जल के रूप में निरंतर वर्षा करता है। यह धरातल से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। किस बादल की बात कर रहे हैं? यह जो है वर्षा स्तरीय बादल की बात कर रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में संघनन होगा? वायुमंडल का आयतन नियत हो एवं तापमान उच्चांक तक गिर जाए, वायु का आयतन और तापमान दोनों ही कम हो, या फिर वर्षा के द्वारा हवा से जलवाष्प को हटा दिया जाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। अगर वर्षा के द्वारा जलवाष्प को हटा दिया जाएगा तो संघनन कहाँ से होगा? पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु कौन सी है? भारतीय उपमहाद्वीप की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ऑप्शन ए सही है। मानव भूगोल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव भूगोल में सम्मिलित है सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या अधिवास भूगोल। मानव भूगोल में शामिल है सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या अधिवास, आर्थिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल। देखिए इसका जो सही आंसर वो भी हो जाएगा। मानव भूगोल के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या अधिवास, आर्थिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल को इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वृक्षाकार अपवाह तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? जब नदियां पर्वतों से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं तो इसे वृक्षाकार अपवाह कहते हैं। हिमालय की नदियां वृक्षाकार अपवाह तंत्र का अनुसरण करती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। जब नदियां पर्वतों से निकल करके सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं तो इसे वृक्षाकार अपवाह नहीं बल्कि इसे आर्य या फिर रेडिकल अपवाह कहा जाता है, आर्य अपवाह तंत्र। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण तब होता है जब दो विवर्तनिक प्लेटें विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं। व्लॉक फॉरेस्ट और वॉसेजेज भ्रंश पर्वत इसके उदाहरण हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। जब आप हिमालय में यात्रा करते हैं तो आप निम्नलिखित में से क्या देखेंगे? गहरे गाज, यू टर्न नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रृंखला, या फिर घड़ी ढाल और भूस्खलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये सभी जो स्थलाकृतियाँ हैं वह हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलेंगी, ऑप्शन डी हो जाएगा। किस कारण से भिन्न भिन्न मौसम में दिन और रात के समय की अवधि में भिन्नता पाई जाती है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी द्वारा वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा, स्थानों की अक्षांशीय स्थिति, या पृथ्वी की झुकी हुई धुरी पर परिक्रमण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी की झुकी हुई धुरी पर परिक्रमण, ऑप्शन डी। तटीय क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के भीतर इलाकों में जो वार्षिक तापांतर है वो अधिक पाया जाता है। इसकी वजह क्या है? जल और स्थल के बीच तापमान का अंतर, महाद्वीप और महासागरों के बीच ऊंचाई में भिन्नता, आंतरिक क्षेत्रों में तेज हवाओं की उपस्थिति, या भीतरी इलाकों में तटों की तुलना में भारी बारिश। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला सही है, अन्य विकल्प जो है गलत है। जो तटीय क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपीय के अंतर जो वार्षिक तापांतर देखने को मिलता है उसका एक महत्वपूर्ण कारण है जल और थल का वितरण। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से द्वीप को 10 डिग्री चैनल अलग करती है? 10 डिग्री चैनल जो है किसे अलग करती है? अंडमान और निकोबार को, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलड मरुमध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नज़दीक में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नज़दीक जो स्थित है वो है बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल संधि। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बेरिंग जल संधि। एल नीनो और लानिना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लानिना की विशेषता विषुवतीय हिंद महासागर में असामान्य रूप से ठंडा महासागरीय तापमान, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से गर्म महासागरीय तापमान को दर्शाता है। एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन लानिना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन सा विकल्प जो है सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है, दोनों विकल्प जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है।
देखिए अगर इसकी हम बात करें, एल नीना प्रशांत महासागर के भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है यहाँ पे घटित होने वाली एक घटना है, जो मुख्यतः इक्वेडोर पेरू वाले क्षेत्र में जो है उसके तटीय क्षेत्रों में यह जो है घटित होती है। और यहाँ पे समुद्र में होने वाले उथल पुथल और इसकी समुद्र के सतही जल का तापमान जो है असामान्य रूप से इसमें वृद्धि होती है, न कि ठंडा होता है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है कि अल नीनो के कारण भारतीय मानसून जो है प्रभावित होता है प्रतिकूल रूप से, और ला नीना के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। अल नीनो जो है भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जबकि ला नीना जो है वह भारतीय मानसून को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, एल नीना के कारण जो पेरू और यह प्रशांत तट के जो पेरू उत्तर वाला क्षेत्र है यहाँ के तापमान में वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण जो है यह भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जबकि लानिना में क्या होता है कि यहाँ के तापमान में कमी हो जाता है, जो भारतीय मानसून को क्या करता है, भारतीय मानसून को मजबूत करता है। ठीक, तो दोनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। क्या कारण है कि पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक मजबूत होती हैं? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कम भूभाग है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, पहला सही है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में माधवीय भागों की जो अधिकता है वह बहुत ना के बराबर है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में माधवीय भाग ना के बराबर पाए जाते हैं, जिस कारण पछुआ पवनें जो है दक्षिणी गोलार्ध में इनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आयनोस्फीयर नामक पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत पृथ्वी पर रेडियो संचार की सुविधा प्रदान करती है। ओजोन की उपस्थिति पृथ्वी पर रेडियो तरंगों के परावर्तन का कारण बनती है। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को परावर्तन का कारण बनती है, गलत है। ओजोन तरंगों का इसमें कोई योगदान नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उर्वरक पोषक तत्वों की कमी को कम किया जा सकता है। यह शुष्क भूमि की खेती में सिंचाई का एकमात्र साधन है। खेती के कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर की गिरती दर को रोका जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है कि आउटपुट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत। दूसरे में क्या कह रहा है कि यह शुष्क भूमि की खेती में सिंचाई का एकमात्र साधन है, यह गलत है। एकमात्र साधन थोड़ी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या कारण है कि यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को हटा दिया जाए तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में तेजी से पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं? वर्षा वन की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, यही आपका सही है। वह जो वर्षा वन है यहाँ पे पर डे तीव्र वर्षा होती है। ठीक है, जिस कारण जो पोषक तत्व होते हैं वह बह करके घुल करके सतह के नीचे या फिर कहीं और डिपॉजिट हो जाते हैं, जिस कारण यहाँ पे पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। यही वजह है कि यहाँ के वनों को अगर काट दिया जाए तो यहाँ पे पुनः वन जो है जल्दी नहीं निकलेंगे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। इस महासागर की एक ओर एशिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है। यह किस महाद्वीप की विशेषता बता रहा है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है, यह प्रशांत महासागर की विशेषता है, ऑप्शन हो जाएगा। यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूपों में इसका उपयोग किया जाता है। यह जो है 21 से लेकर के 27 सेल्सियस तापमान में उगाई जाती है और इसका जो उत्पादन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छे प्रकार से किया जाता है। यह किस फसल की विशेषता है? यह विशेषता है मक्के की, ऑप्शन डी हो जाएगा। चाय की कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंध दोनों कटिबंधों में उगाया जा सकता है। चाय की फसल के लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होती है और चाय की कोमल पत्तियों के विकास के लिए वर्ष भर समान रूप से वर्षा की बौछार है वह उपयोगी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो आपके विशेषताएं हैं, यह सभी जो कंडीशंस हैं चाय की कृषि के लिए है। रबड़ की फसल के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? यह एक भूमध्य रेखीय फसल है। इस फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके लिए 50 सेंटीमीटर नहीं बल्कि इसके लिए अगर हम बात करें तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत। इसमें गलत पूछा था तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय परियोजना के विषय में सही है? बहुउद्देशीय परियोजना जलबहाव को नियंत्रित करने, बाढ़ पर काबू पाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं घरेलू और औद्योगिक उपयोग की जलापूर्ति करती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, तीनों विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? नमक, मैग्नीशियम, अपरक, ब्रोमाइट। देखिए इसमें अगर हम बात करें
समुद्री समुद्री जल से जो प्राप्त किया था नमक को, मैग्नीशियम को और ब्रोमाइड को प्राप्त किया था। आवर्त किसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो 1 2 4 हो जाएगा, किसमें है 1 2 4, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। प्रेयरी घास के मैदान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरा हुआ है। प्रेयरी घास का मैदान अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन का निवास स्थल है और अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है प्रेयरी घास के मैदान के बारे में सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन नदियों की अपवाह तंत्र का संबंध प्रेयरी घास के मैदान से? मिसिसिपी नदी, सस्केचुआन, हडसन या फिर सेंट लॉरेंस? कोड के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मिसिसिपी और सस्केचुआन यह दोनों का अपवाह तंत्र जो है प्रेयरी घास के मैदान से, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर कुल साक्षरता दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच कम अंतर पाया जाता है। शैक्षिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास के सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डालता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है। मानव विकास के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? मानव विकास शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसर में वृद्धि की प्रक्रिया है। प्रगामी लोकतांत्रिक और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशा है। वर्तमान विकास से सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरण निम्नीकरण के मुद्दों के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाया है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। महासागरीय जल में गतिशीलता केवल बाह्य बल के प्रभाव से उत्पन्न होती है। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। दूसरा सही है, पहला गलत है। महासागरीय जल में गतिशीलता केवल बाह्य कारकों पर निर्भर करती है, बाह्य बल पर निर्भर करती है, गलत है। बाह्य बल के साथ साथ जो समुद्री या सागरी जो शक्तियाँ हैं वो भी जो है इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, ठीक है। तो गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है। महासागरीय जलधाराओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर प्रवाहित होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर प्रवाहित होती हैं। निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है वो सही है, सभी विकल्प सही है, ठीक है। देखिए बात करें अगर हम, तो निम्न व मध्य अक्षांश में, निम्न व मध्य अक्षांश जो हो गया आपका, ठीक है, निम्न व मध्य अक्षांश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर जो है ठंडी जलधाराएं और पूर्वी तट पर गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती है। जबकि उच्च अक्षांश जो है जहाँ पे पश्चिमी जो पछुआ पवन प्रवाहित होती हैं, यहाँ पर जो है पश्चिमी क्षेत्रों पर पछुआ पवन के कारण गर्म जलधाराओं का विस्तार होता है, विकास होता है, और पूर्वी क्षेत्र पर ठंडी जलधारा का, ठीक है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता ध्रुवीय क्षेत्रों से अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों क्षेत्र की ओर जाने पर जीवधारियों की संख्या घटती है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए लवण दलदल भूमि चाहिए। ज्वारी सकरी खाड़ी, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, वार्षिक वर्षा और पंख मैदान। कौन से कंडीशन होनी चाहिए? देखिए इसमें लवड़ी मृदा होनी चाहिए, दलदल क्षेत्र, ज्वारी सकरी क्षेत्र और पंख मैदान होना चाहिए। 200 सेंटीमीटर से या उससे अधिक वर्षा या जो है कोई जरूरी नहीं है। सही आंसर हो जाएगा 1 2 4, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन का दुष्प्रभाव है? नदियों के जल प्रवाह क्षमता में कमी आएगी, नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आएगी, मृदा की उर्वरता में कमी होगी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा जो है 70 सेंटीमीटर से कम होती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। यह उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षा जो है 70 से लेकर के 110 सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है, वहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। और जहाँ पे वर्षा जो है 110 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक पाई जाती है, वहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की विशेषता कौन सी है? यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, और इस प्रकार के वन देश के उत्तरी पश्चिम भागों में पाए जाते हैं। इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है सही है, सभी विकल्प सही हो जाएंगे, सभी विकल्प। यह जो है कहाँ पे, उत्तर पश्चिम जो राजस्थान वाला मुख्यतः अरावली वाला वो क्षेत्र है, मरुस्थल वाला, वहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो पत्ते पाए जाते हैं वर्ष भर इसमें पत्ते नहीं देखने को मिलेंगे, पत्ते की जगह जो है कांटे का निर्माण होता है इन पौधों में, ठीक है। और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो तीनों विकल्प सही हो जाएगा। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के
नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली जो वनस्पतियाँ हैं इनका सही क्रम क्या है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, नीचे से अगर ऊपर हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, उसके बाद आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधी वन देखने को मिलेंगे, फिर शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान मिलेंगे और फिर लाइकेन। ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीत ऋतु में मेघ विहीन आकाश वाली लंबी रात और शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति होती है। पहाड़ों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अफवाह के कारण व्युत्क्रमण घटित होता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही है। ठीक है, जिसमें क्या, एक सेकंड, क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। ठीक है, ऑप्शन डी। वह स्थान जहाँ ऊर्जा विमुक्त होती है उसे भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। भूकंप उद्गम केंद्र पर भूकंपी तरंगों का सबसे पहले अनुभव किया जाता है। इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है। भूकंप उद्गम केंद्र पर भूकंपी तरंगें सबसे पहले महसूस की जाती है, आपका गलत है। सबसे पहले भूकंपी तरंगें जहाँ पे महसूस की जाती हैं अधिकेंद्र पर की जाती हैं। ठीक है, अधिकेंद्र पर, जबकि भूकंप मूल से भूकंप तरंगों का क्या होता है, उद्गम निर्माण होता है, मतलब यहाँ से इनका उत्पत्ति होती है। और जहाँ पर पृथ्वी धरातल पर जहाँ पे सबसे पहले जो है भूकंप तरंगें महसूस की जाती हैं, जैसा जहाँ पर सबसे पहले भूकंपी तरंगें पहुँचती हैं उसे जो है अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मिसिसिपी मिसौरी नदी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। इसका डेल्टा पंजाकार होता है। ओहियो इसकी एक सहायक नदी है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों विकल्प जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी अमेरिका में हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। रॉकी, हेनरी, सियरा नेवादा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी पर्वत श्रेणियाँ जो है उत्तरी अमेरिका में, और इसके साथ साथ ब्रुक्स पर्वत, अलास्का का जो अलूसियन है, पश्चिमी कॉर्डिलेरा, ठीक है, वासाच रेंज, सियरा नेवादा, ये सभी जो है अमेरिका में है। ऑप्शन डी। ग्रेट बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रॉकी पर्वत के पश्चिम में अवस्थित है। यह वास्तव में एक पठार है जो कि भ्रंश अवरोध के रूप में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ग्रेट बेसिन जो है यह सियरा नेवादा पर्वत एवं पूर्व वासाच पर्वत के मध्य में स्थित है, न कि रॉकी पर्वत के। ठीक है, किसके बीच में है, यह जो है सियरा नेवादा और जो वासाच रेंज है इन दोनों के मध्य में पाया जाता है ग्रेट बेसिन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली सेंट जॉर्ज की खाड़ी के बारे में कौन सा विकल्प सही है। इसकी अगर हम बात करें, सेंट जॉर्ज की खाड़ी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। यह अर्जेंटीना के पूर्व में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। जो सेंट जॉर्ज की खाड़ी है अर्जेंटीना के पूर्व में अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अमेजन नदी घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेजन नदी बेसिन पर्वतीय वनों से आच्छादित है जिसका स्थानीय नाम सिलवास है। मैडीरा अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। अमेजन नदी घाटी की अगर हम बात करें, यह पेरू ब्राज़ील से होते हुए अटलांटिक महासागर तक बहने वाली नदी है जिसकी लंबाई लगभग 6500 किलोमीटर है, और यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और जल क्षमता के मामले में विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, लंबाई के हिसाब से दूसरी सबसे लंबी नदी है नील नदी के बाद, और जल क्षमता के मामले में विश्व की सबसे लंबी नदी है। दूसरा सही है, पहला गलत है। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में कौन सा विकल्प सही है। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में कौन सा विकल्प सही है। यह जो अफ्रीका को यूरोप से, देखिए जिब्राल्टर जल संधि जो है अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, कनेक्ट करती है, और जो आपका यूरोप है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वेज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भूमध्य सागर को स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है और यह नहर अफ्रीका, एशिया और यूरोप के तिराहे पर स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो सही हो जाए। दोनों विकल्प आपका सही है। और ये स्वेज नहर को अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए 1869 में खोल दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछ सकता है कि स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी कुल लंबाई 165 किलोमीटर है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 165 किलोमीटर। माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। यह एक अपशिष्ट ज्वालामुखी पर्वत है। यह दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। किलिमंजारो की ढाल पर कहवा की खेती होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन पहला, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। किलिमंजारो की अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के आपके उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, न कि दक्षिण अमेरिका में। दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही। उत्तरी अमेरिका में अवस्थित झील ईरी के किनारे कौन सा नगर स्थित है। मिनेसोटा, डेट्रॉयट, हैमिल्टन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। इसके किनारे जो है डेट्रॉयट शहर स्थित है। ठीक, डेट्रॉयट।
डेट्रॉयट है। बाकी टोलेडो के बाद फिर मिशिगन के तट पे है। क्लीवलैंड जो है ओहियो नदी के तट पे है। बफेला न्यूयॉर्क में अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी। नजका टेक्टोनिक प्लेट का पूर्व की ओर खिसकना ज्वालामुखी एंडीज पर्वत श्रृंखला के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। दक्षिण चिली में ज्वालामुखी कैलबुको 5 दशकों से सबसे अधिक समय में पहली बार फटा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। और ये भी याद रखिएगा कि अभी हाल ही में जो ज्वालामुखी फटा था कैलबुको, ऐसे पूछ सकता है कि कैलबुको ज्वालामुखी कहाँ पे है। ठीक है, याद रखिएगा चिली में है। ठीक है, कैलबुको ज्वालामुखी। दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। अफ्रीका एवं यूरेशिया रेगिस्तान बेल्ट के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कोशिकाओं में स्थित है। यह गर्म समुद्री धाराओं के प्रभाव में है। कौन सा विकल्प सही है? इसका देखिए जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। पहला सही, दूसरा गलत है। दूसरा, यह गर्म समुद्री धारा नहीं बल्कि ठंडी समुद्री धारा के क्षेत्र में है। ठीक है, ठंडी समुद्री जलधारा के क्षेत्र में, ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु है? पूरे वर्ष वर्षा, केवल सर्दियों में वर्षा, अत्यंत छोटा शुष्क मौसम, एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अबिसिनिया पठार है अरब में, एटलस पर्वत है उत्तरी पश्चिम अफ्रीका में, गुयाना हाईलैंड जो है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, और ओकावांगो बेसिन पैटागोनिया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अन्य विकल्प आपके सही हैं। देखिए, अबिसिनिया का जो पठार है वह इथोपिया अफ्रीका में स्थित है। ओकावांगो द्रोड़िया बेसिन जो है यह अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और गियाना उच्च भूमि जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का घूमना, हवा का दबाव और हवा, समुद्र के पानी का घनत्व और पृथ्वी की क्रांति। कौन से कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करते हैं? समुद्री धाराओं की अगर हम बात करें तो इसमें जो है पृथ्वी का घूमना, हवा का दबाव और समुद्र के पानी का घनत्व। बाकी पृथ्वी की क्रांति जो है इसको प्रभावित नहीं करती। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा। हवाओं का मौसम उलटाव किसकी विशिष्ट विशेषता है? हवाओं का मौसमी उलटाव किसकी विशेषता है? इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है जो मानसूनी जलवायु है इसकी विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन सी। कंटूर मेड़बंदी मृदा संरक्षण की एक विधि है जिसका प्रयोग किया जाता है किसमें? इसका प्रयोग जो है इनमें से किसी में नहीं किया जाता है। रेगिस्तान के किनारे, निचले समतल मैदान, जलधाराओं के निकट, बाढ़ के प्रतिवेदन, झाड़ी और खरपतवार के फैलने के लिए उत्तरदायी, यह जो है सभी गलत है। कंटूर या मेड़बंद मृदा जो है या इसे समुच्च बांध भी कहा जाता है, और यह जो है जुताई भी इसे मतलब जुताई के अंतर्गत आता है, जो मृदा संरक्षण के लिए कृषि की एक तकनीक है। ठीक है, जिसके अंतर्गत मोटी मोटी ऊँची ऊँची मेड़बंदी की जाती है, जिसे कंटूर मेड़बंदी या फिर समुच्च बांध कहा जाता है, जिससे कि जो मृदा अपरदन है वो कम हो। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जिब्राल्टर जलोन्मर्मत द्वारा अलग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरक्को और स्पेन। मोरक्को और स्पेन, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रिया के द्वारा होता है? लेटराइट मिट्टी का जो निर्माण है लीचिंग के कारण होता है। ऑप्शन हो जाएगा, लीचिंग के कारण। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के नाम को क्रमशः सुमेलित कीजिए। इसका नाम जो है आपको सुमेलित करना है। ठीक है, कब इसे किस नाम से जाना जाता था और कब जो है कि क्या नाम दिया गया था उससे आपको बताना है। ठीक है, देखिए बात करिए अगर 1907 में, 1907 तक यह संयुक्त प्रांत आगरा अवध के अंतर्गत आता था। ठीक है, 1907 में, 1936 तक यह उत्तर पश्चिम प्रांत था। 1937 में इसका जो नाम है वह केवल संयुक्त प्रांत हो गया था, और 1877 में इसे उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 2 1 4 3 ऑप्शन ही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है अब क्या हॉकी है। उत्तर प्रदेश के किस स्थल से पूरा पाषाण काल के उपकरण के साथ साथ लघु पाषाण काल के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं? यह जो प्राप्त हुआ है लोहदा नाला से प्राप्त हुआ है। ठीक है, लोहदा नाला से प्राप्त हुआ है। लोहदा नाला बेलन घाटी, सोनभद्र, सिगरौली घाटी व चंदौली चकिया, यहाँ से पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जबकि जो लोहदा नाला है यहाँ पर पूरा पाषाण के साथ साथ नव पाषाण काल के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1857 के महान विद्रोह के दौरान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान का नेतृत्व किया था? इन्होंने फैजाबाद में नेतृत्व किया था, और इनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था कि जो इन्हें पकड़ करके या जो इनके बारे में जानकारी देगा उसे 50,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। फैजाबाद में इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है? सबसे अधिक राज्यों को जो स्पर्श करता है वो है आपका सहारनपुर। सहारनपुर। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है, जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, लेकिन सोनभद्र के बाद सहारनपुर है जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, ऑप्शन ए।
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी में शामिल नहीं है? बुलंदशहर, हापुड़, सिद्धार्थनगर या फिर शामली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें सिद्धार्थनगर शामिल नहीं है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो 8 जिले एनसीआर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है, और वो कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और शामली। ठीक है, शामली और मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरपुर है। ठीक है, मुजफ्फरनगर तो बिहार में है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई है, और वह कहाँ पे हुई थी? यह जो बैठक हुई थी यह प्रयागराज में हुआ था। ऑप्शन सी। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गोरखपुर है और सबसे छोटा शामली है। ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला जो है वह बदायूं है। बदायूं है। वैधानिक नगर किसे कहा जाता है? जहाँ पे सभी प्रशासनिक इकाइयाँ जैसे नगर निगम, नगर पालिका, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, नगर पंचायत ये सभी हों, और इन्हें जो है कानूनी रूप से परिभाषित किया गया हो, अर्थात यह शहर बनने की कंडीशन में बहुत मतलब शहर बनने के बहुत नज़दीक हो, इन्हें जो है वैधानिक नगर कहा जाता है। और इस कंडीशन में बदायूं जो है पहले नंबर पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले एवं 18 संबल क्षेत्र हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर इसमें केवल राज्य पूछा है तब 8 हो जाएगा, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछता तब 9 होता। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7% है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल लगभग 3% है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वह हापुड़ है। हापुड़, ऑप्शन डी हो जाएगा। हर घर पेयजल परियोजना किस जिले से शुरुआत की गई थी? हर घर पेय परियोजना की जो शुरुआत है इसकी शुरुआत की गई थी झांसी से। ठीक है, और हर घर नल के माध्यम से 2024 तक जल पहुंचाने के लक्ष्य के साथ जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल तराई क्षेत्र की मुख्य फसल है? तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से धान का पैदावार होता है। ठीक है, धान का कृषि किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं जो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों से सीमा साझा करते हैं? यह जो जिला है आपका सोनभद्र है। ठीक है, जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। इसमें उत्तर प्रदेश का जो आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है, और मध्य प्रदेश का बघेलखंड वाला क्षेत्र यह भी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो दोनों आ जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र का ढाल कैसा है? उत्तर प्रदेश का जो मैदानी क्षेत्र है इसका ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है, और ज़्यादातर नदियाँ जो है इसी का अनुसरण करते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित भी होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है, राज्य ललित कला अकादमी है प्रयागराज में, राष्ट्रीय कथक संस्थान है लखनऊ में। कौन विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। ललित राज्य कला अकादमी भी लखनऊ में है, न कि प्रयागराज में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला गया है? यह खोला गया है नोएडा में। ऑप्शन बी। रेह या कल्लर मिट्टी किस प्रकार की मृदा है? रेह या कल्लर मृदा जो है क्षारी मृदा है, जहाँ पे मृदा जो है बहुत अधिक क्षारी हो जाती है, वहाँ पे रेह या कल्लर मृदा का निर्माण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। महाविस्फोट सिद्धांत का संबंध किससे नहीं है? माधुकी विस्थापन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाद्वीपीय विस्थापन से संबंध नहीं, बाकी ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति से यह संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जॉर्ज लेमेंतेयर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज लेमेंतेयर द्वारा इसका प्रतिपादन हुआ था। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग कितना समय लगता है? सूर्य जो है लगभग 25 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा का एक परिक्रमा पूरा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह कुछ ग्रह दिए गए हैं, और कौन जो है ग्रह, उपग्रह, पूछल तारा, कृत्रिम उपग्रह, इनको जो है आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, बात करें अगर हम ग्रह की, तो ग्रह के अंतर्गत आ जाएगा यूरेनस। ठीक है, उपग्रह के अंतर्गत आ जाएगा चंद्रमा। पुच्छल तारा जो है हेली आपका एक पुच्छल तारा है, और कृत्रिम उपग्रह है मेराइनर। सही आंसर जो है वो हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है?
जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर अच्छे तरह से नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण चंद्र ग्रहण होता है, या फिर से जिसे हम चंद्र ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने से चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन भी हो जाएगा। बुध ग्रह के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए जीवन भी संभव नहीं है। यहाँ पे दिन जो है बहुत अधिक गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति जो है यह शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के मध्य में या बीच में स्थित है। ऑप्शन बी। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो डिमोस है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? समांतर दूर संवेदी उपग्रह ध्रुवीय सूर्य समतुल्य कक्षा में 600 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं, और दूर संचार उपग्रह जो है यह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके सही हैं। पृथ्वी पर कुल कितनी काल्पनिक अक्षांश रेखाएं मौजूद हैं? पृथ्वी पर कुल जो है 181 काल्पनिक अक्षांश रेखाएं मौजूद हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, जो आपका विषुवत रेखा है इसके उत्तर में 90 और दक्षिण में 90, 9 दूनी 18, और यह एक आपका 81। ठीक है, 181। ऑप्शन भी हो जाएगा। आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इनका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से हुआ है। अवसादी व रूपांतरित चट्टानें इसी से इनका निर्माण हुआ है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे। आग्नेय चट्टानों के बारे में, ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी से सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है। ठीक है, जलवाष्प। कुल ज्वालामुखी का लगभग जो है 25 से 30% केवल जलवाष्प होता है। ठीक, ऑप्शन है। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? लावा के ठोस होने के बाद पृथ्वी के अंदर ही जिन संरचना का निर्माण होता है उसे प्लूटोनिक चट्टान कहा जाता है। प्लूटोनिक चट्टान। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? इटली में जो पर्वत अवस्थित है वो है एपिनाइन पर्वत जो है इटली में है। स्पेन और फ्रांस के बीच कौन सी पर्वत सीमा बनाती है? स्पेन और फ्रांस के बीच में पिरेनीज पर्वत जो है सीमा बनाती है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवर जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में पाए जाते हैं। शेष अलवर जल इसका सबसे अधिक जो भाग है कहाँ पे पाया जाता है? इसका सबसे अधिक भाग जो है उसके बाद भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग जो है वह गहरा सागरीय मैदान या गहन सागरीय मैदान है। ठीक है, सबसे अधिक विस्तृत भाग, ऑप्शन डी। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? यह जो है आयनमंडल में यह जो है घटना देखने को मिलेगी। ठीक है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश। उत्तरी गोलार्ध में इसे अरोरा बोरियालिस कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में इसे अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी का एल्बिडो किसे कहते हैं? पृथ्वी का जो एल्बिडो है किसे कहा जाता है? पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं सौर विकिरण के परावर्तित भाग को। ऑप्शन सी। इन बादलों से भारी और सबसे अधिक एल्बिडो किसका होता है? जो ताजे बर्फ जमा होते हैं उनका एल्बिडो सबसे अधिक होता है। एल्बिडो है क्या? पृथ्वी पर कितनी ऊर्जा जो है आ रही है, इसका कितना भाग स्वतः तुरंत जो है परावर्तित होकर के वापस चला जा रहा है, इसे पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। और सबसे अधिक जो परावर्तन होता है वह ताजे बर्फ जो जमा होते हैं उनसे होता है। ठीक है, तो इसी को एल्बिडो कहा जाता है। और ताजे बर्फ जो होते हैं इनका एल्बिडो सबसे अधिक होता है। ये भी याद रखिएगा, यह एक बार क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इन बादलों से भारी वर्षा, ओला, तड़ित झंझा आदि उत्पन्न होती है। संवहनी वर्षा होती है। यह किस बादल की विशेषता है? यह कपासी वर्षा बादल की विशेषता है। ठीक है, कम समय में तीव्र मूसलाधार विद्युत चमक और गर्जन के साथ वर्षा होती है। लोयस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लोयस का संबंध किससे है? लोयस का संबंध जो है पवन से है। ठीक है, ऑप्शन डी। पर्वत के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? पर्वत पृथ्वी की सतह पर द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं और यह निकट क्षेत्रों की तुलना में सामान्यतः 1000 मीटर से कम ऊंचे होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। यह 1000 मीटर से कम ऊंचे नहीं बल्कि 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं, जिन्हें पर्वत कहा जाता है। जो 1000 मीटर से कम होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पहाड़ी कहा जाता है। इन्हें पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है? क्यूराइल, अकोटस्क, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा या फिर बेग्यूला? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक और दो, क्यूराइल और अकोटस्क, यह दोनों जो है ठंडी जलधाराएं हैं। जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ठीक है, जो इधर से प्रवाहित होती है आपकी गर्म जलधारा है। बेग्यूला धारा ये भी जो है क्या है? ये भी आपकी गर्म जलधारा है। ठीक, या कह सकते हैं कि यह जो है प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है बेग्यूला। ठीक है,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? देखिए बेगुला धारा की अगर हम बात करें, बेगुला जो है अटलांटिक महासागर का जलधारा, ठीक है, याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसका ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कनाडा में हुआ था 1987 में। 1987 में अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा जिससे दृश्यता समाप्त हो जाती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है शामूम या सीमूम के नाम से, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। लताएं अर्थात लियाना और अधिपादप अर्थात एपीफाइट इस बायोम की प्रमुख विशेषता है। इन वनों में मिलने वाले जीवों में हाथी, गैंडा, जंगली सूअर, शेर, घड़ियाल, बंदर व सांप, इनकी जो है अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह किस जो है किसकी विशेषता है? यह किस वन क्षेत्र की विशेषता है? यह विशेषता जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की है, ऑप्शन सी। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा किसके द्वारा विकसित किया गया था? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की जो अवधारणा है इसका विकास किया था विलियम रीस ने, ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम रीस ने। जोहान्सबर्ग सम्मेलन का संबंध किससे है? यह पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित है। ओजोन परत, ग्रीन हाउस या फिर सतत विकास पर विशेष बल? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह सतत विकास पर विशेष बल देता है, जिसे रियो 10 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, रियो 10 के नाम से भी जाना जाता है, इसे रियो 10 के नाम से भी जाना जाता है, और इसे पृथ्वी 2 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो हुआ था 2002 में हुआ था, ठीक है, 2002 में, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? अमृत क्रांति जो है इसका संबंध है नदियों की जोड़ने से, नदी जोड़ परियोजना से संबंधित है अमृत क्रांति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ नगर किस दिशा में अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया का पर्थ नगर जो है यह पश्चिम में स्थित है, पश्चिम में, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यह सीरीज़ जो है कंटिन्यू रहेगी आपकी। और जीएस वर्ल्ड की अब तक जो है जो अपडेटेड टेस्ट सीरीज़ हैं 16-17 तक आ चुके हैं, तो वो सभी जो है सभी जो है आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। उसके साथ साथ जैसे ही दृष्टि आईएएस और DIS के टेस्ट सीरीज आते हैं उन्हें भी प्रॉपर कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग टेस्ट सीरीज को प्रॉपर सॉल्व करते रहिए, और बाकी अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए हो सकता है कि टेस्ट सीरीज में कभी कभी क्या है कि कुछ क्वेश्चंस गलत दिए जाते, गलत जो है उसके आंसर टिक कर दिए जाते हैं, या फिर क्वेश्चन ही गलत इसमें शामिल कर दिया जाता है। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि गलत है या फिर उसका आंसर गलत बताया गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।